मैम ये जो ट्रेड वॉर होगी, ये दो बड़ी शक्तियां तो भिड़ेंगी, लेकिन इनसे जो पावर निकलेगी, इनसे जो नेगेटिव वाइब्स आएंगी, वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रैक्ट करेंगी, परेशान कर, और इसी में हमारा इंडिया भी आता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया का एक ग्लोबल सप्लाई चेन और एक ग्लोबल सिस्टम जो ट्रेड का बना हुआ था उसको उल्टा पुल्टा कर दिया। हिंदुस्तान को लेकर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे ऊपर भी टैरिफ इम्पोज करे गए हैं। चाइना की तरफ नहीं जा सकते, तो हमें अमेरिका की ओर ही रहना है। इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है। हमें लगता है कि अमेरिका मतलब ट्रंप, कि अगर आप इतने बड़े बड़े टैरिफ्स लगाएंगे, महंगाई तो अमेरिकी कंज्यूमर को ही सहनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये सही टाइम है मंदी के लिए प्रिपेयर करने का। नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स का पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज हम लोग उस शब्द के बारे में बात करने जाएंगे जिसने पूरी दुनिया में इस समय सनसनी फैला रखी है। ट्रम्प जब से आए हैं तब से एक ही रट लगाए हुए हैं कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे, और इस तरह कर करके उन्होंने कई देशों पर टैरिफ लगा भी दिए हैं। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर छिड़ गया है। अब हम इन सबको भारत के संदर्भ में, आज हमारे साथ में मिताली मैम यहां पर जुड़े हुई हैं, जो वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि दरअसल क्या भारत को लेकर क्या आशंकाएं बनी हुई हैं। मिताली जी, बहुत सारे लोग हैं, वो चूंकि इतनी वृहद जानकारी, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लोगों के मन में आशंकाएं हैं, लोग ट्रेडिंग करने में डर रहे हैं, लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में, हर दिन जब सेंसेक्स निफ्टी कभी अप डाउन वाली स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपसे जो सवाल है मेरा वो ये है कि टैरिफ नाम की बला है क्या? तो सबसे पहले तो आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग चीज टैरिफ्स के बारे में ये मैं कहूंगी, आज सुबह सुबह मैं उठी और एक मैंने मीम देखा। मतलब सुबह सुबह उठते हैं ना, फोन खोलते हैं और सबसे पहली चीज आती है कि क्या फनी क्या चल रहा है। तो फनी ये चल रहा है कि एक अमेरिकन लड़का है, उसने एक मीम बनाई है कि मैं खुद ही टैरिफ हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं मैं यहाँ से चले जाऊं, मैं एक टैरिफ हूँ। तो मतलब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हर बच्चे बच्चे की जुबान पर आज ये टर्म टैरिफ है। और मुझे लगता है कि किसी तरीके से हमें सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये टैरिफ क्या है। तो आई एम सो ग्लैड कि आपने ये टॉपिक उठाया। तो सबसे पहले ये समझिए कि टैरिफ एक टैक्स है। टैक्स जैसे आपने अपने देश में कुछ भी इंपोर्ट किया, कोई भी गुड्स, कोई भी पदार्थ आपने इंपोर्ट किया, जैसे इंडिया इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, और या फिर इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है। अगर किसी कंट्री ने, अगर कोई कंट्री स्टॉप करना चाहती है कि मेरे कंट्री में इतने ज्यादा इंपोर्ट्स ना आए, तो वो एक टैरिफ लगा देगी, एक टैक्स लगा देगी कि जो भी कंट्री यहाँ पर अपना ऑयल भेज रही है या अपने इलेक्ट्रॉनिक्स भेज रही है या कुछ भी भेज रही है, तो इंडिया का एक टैरिफ उसके ऊपर लग जाएगा कि हाँ, तुम्हें वहां पर तुम उसको 100 रुपए का बेचते थे अपने देश में जहां ये मैन्युफैक्चर हुआ, लेकिन अब यहाँ आएगा तो 20% टैरिफ मैंने लगा दिया, तो वो 120 का हो जाएगा। तो टैरिफ, हम इसे ट्रेड इकोनॉमिस्ट के जो हमारी लिंगो है उसमें इसे हम कहते हैं कि ये ट्रेड बैरियर है। क्योंकि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक पदार्थ जो कंट्री ए में जहां मैन्युफैक्चर हुआ वहां उसकी कॉस्ट एक्स है, और फिर आप उसको कंट्री बी में जब भेज रहे हैं तो वैसे भी आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो उस पर लग ही जाएगा, ऊपर से आप उसके ऊपर टैक्स भी लगा देंगे, टैरिफ भी लगा देंगे, तो वो और एक्सपेंसिव हो जाएगी चीज। तो इस महंगाई को रोकने के लिए ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इजाद हुआ था, और तब एक पूरा नया सिस्टम बना था कि आपको अपनी इकोनॉमीज को ओपन करके चलना चाहिए, ताकि हर इकोनॉमी वो प्रोड्यूस करे जिसमें उसकी एक कंपेटिटिव एडवांटेज है, मतलब कि जिसमें वो चीपली उसको प्रोड्यूस कर सकती है। तो आज इन टैरिफ्स के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया का एक ग्लोबल सप्लाई चेन और एक ग्लोबल सिस्टम जो ट्रेड का बना हुआ था उसको उल्टा पुल्टा कर दिया है। मैम, ऐसा करने के पीछे, ट्रम्प के ये करने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? कई स्टडी में पढ़ रहा था कि अमेरिका घाटे पे है, अमेरिका के ऊपर कर्ज बहुत है, अमेरिका कुछ बनाता नहीं है, वो तमाम सारी चीजें हैं। तो उस चीज से अमेरिका को उबारने के लिए जो उनका नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो क्या ये जो
नारा है उनका या ये स्लोगन है, ये सब इसी के लिए ये किया जा रहा है कि उनकी मजबूरी क्या है इसको करने के पीछे? तो कुछ लोगों का ये मानना है, अब ऑफ कोर्स सारे इकोनॉमिस्ट एक तरह से नहीं सोचते हैं, तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि आज अमेरिका जो है दुनिया से बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहा है और अपने यहाँ अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग जो चल रही है वो बहुत स्लो चल रही है। लेकिन कल सिंगापुर के पीएम ने बहुत ही अच्छी एक, मतलब मैं कहती हूँ बहुत अडल्ट स्पीच दी, जैसे मतलब आप देखते हैं ना कि आपकी फैमिली में वो एक वाइज अडल्ट, एक एक जिनको हम लुक अप करते हैं, मुझे कल उनकी स्पीच में ऐसा फीलिंग आई कि उन्होंने बहुत ही मेच्योर तरीके से एक अच्छी स्पीच दी और कहा कि आप तो लेकिन सिर्फ गुड्स का ट्रेड देख रहे हैं, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन से पदार्थ आ रहे हैं, लेकिन सर्विसेज को तो आप भूल ही गए। और अगर आज आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज हों, चाहे चैट जीपीटी जो हम सब यूज करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के सर्विसेज हों, चाहे जैसे मेटा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये अगेन हम सब यूज करते हैं, और गूगल जो हम सब इतने सालों से यूज कर रहे हैं, ये सारी अमेरिकी कंपनियां हैं। amazon भी हम सब यूज करते हैं। तो किसी कंट्री ने ये कहा कि आप गूगल नहीं ला सकते यहाँ पे, या आप amazon नहीं ला सकते यहाँ पे। तो वो सारी कंट्रीज अपनी सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट कर रही हैं पूरे पूरे विश्व में। लेसोटो जिस पर 50% टैरिफ लगाया गया है, उसकी पूरी पॉपुलेशन फेसबुक पर है और फेसबुक यूज करती है और उस पर सर्विसेज अवेल करती है, जो सारा प्रॉफिट उसका अमरीकी कंपनियों को जाता है। तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पूरा कैलकुलेशन किया तो बहुत ही कन्वीनियंटली सिर्फ आपने पदार्थों के एक्सपोर्ट्स को देख लिया, ये देख लिया कि लेसोटो के जो लोग हैं वो वहां पर आपको इतना ज्यादा उसका ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां से डायमंड्स और जीन्स आ रही हैं, लेकिन आप तो उनको अपने डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को कर रहे हैं। तो ये जब आपने पूरा ट्रेड डेफिसिट कैलकुलेट किया सिर्फ गुड्स ट्रेड पर, क्योंकि किया, इसीलिए वो इतना बड़ा आ रहा है। नहीं तो अमेरिका कैसे इतनी चीजें खरीद रहा है और डेट में नहीं जा रहे हैं? डेट उनकी जो है वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वहां पर ज्यादा एक्सपेंसिव है बाकी दुनिया से, और उनकी सर्विसेज जो है वो पूरी दुनिया के लिए ज्यादा चीप है। मतलब मैं फेसबुक यहाँ पर बैठ के नहीं बना सकती हूँ, बट अमेरिका ने बनाया है और अब वो पूरी दुनिया को वो सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यही तो ट्रेड का प्रिंसिपल है। उन्होंने इस ट्रेड के प्रिंसिपल को पूरा उलट दिया है। मैम, ये जो आप बात बता रही हैं सर्विसेज वाली, एक मतलब दिलचस्प ये चीज़ है। तो क्या अगर जो बाकी देश है वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि क्या व्हाट्सअप हमारे यहाँ यूज़ मत करो नहीं तो हम इसको ही रोक लगा देंगे, तुम गूगल में यूज़ मत करो, तुम अमेजॉन यूज़, तो मतलब ये लड़ाई तो फिर जो एक शुरुआत हुई है तो इसका अंत तो बहुत मतलब पूरे विश्व इसमें लिप्त हो जाएगा और पूरे देश की आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। बिल्कुल, इस लड़ाई को जो उन्होंने छेड़ दिया है, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ वो चीजें बताई हैं जो हम सबको पता है। पता है। लेकिन ऐसे तो फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग भी है। हम्म। दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स अमेरिका और यूके में है। यूके में है। तो वहां पर आप फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी टैक्स लगा सकते हैं। अगर हम इंडिया हो तो हाँ, इंडिया का हक है या चाइना का हक है कि हम अपने फाइनेंशियल, अगर कोई फॉरेन कंपनी आ रही है उस पर टैक्स लगा दें। तो मतलब टैक्स लगाने की कोई हद नहीं है। हर हर सॉवरेन कंट्री में, हर कंट्री में गवर्नमेंट के पास ये हक होता है कि आप किसी भी गुड या सर्विस पर टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन बात सारी ये हुई थी काफी डेकेड्स पहले, अगर 1990s में जाएं, जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत काम किया देशों को साथ में लाने के लिए कि ट्रेड सबके लिए अच्छी है। और इस ट्रेड का नंबर 1 बेनिफिशियरी यूएस कंज्यूमर रहा है पिछले 3 दशकों से। क्योंकि आप सोचिए कि सबसे ज्यादा सस्ता कपड़े, जैसे टी शर्ट्स, जीन्स, शर्ट्स, आज भी हम सब जाते हैं वहां से शॉपिंग करके आते हैं, अभी भी हमें दिखता है कि हाँ वहां पे सस्ता मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया अमेरिका में बेचना चाहती है, लार्ज क्वांटिटीज में वहां पर पदार्थ जाते हैं और सेल होती है।
तो इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि अमेरिका ने कभी इस पे लूज नहीं किया है। सालों से वो इस सिस्टम से बेनिफिट ले रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि उनके कंज्यूमर्स अच्छा करें और बाकी देशों देशों के लोग जो वो पदार्थ बना रहे हैं वो भी अच्छा करें। सबके लिए अच्छा है, विन विन। तो ये अब जो उन्होंने किया है, इसका इसका लॉजिक मोस्ट इकोनॉमिस्ट को समझ नहीं आ रहा है। मैम, जब हम अमेरिका की बात करते हैं, जो कि महाशक्ति है, और ट्रम्प एक ऐसे लीडर हैं जो तुरंत फैसला लेना भी कुछ भी जल्दबाजी में ही करते हैं, बिल्कुल। तो अब ये पूरे वर्ल्ड में एक चर्चा ये हो रही है कि क्या हिंदुस्तान को लेकर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे ऊपर भी टैरिफ इम्पोज करे गए हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट को मैं पढ़ रहा था जिन्होंने कहा कि भारत के लिए कुछ राहत की बात है, क्योंकि बाकी अदर कंट्रीज में बहुत ज्यादा टैरिफ है, तो इसको इंडिया आपदा में अवसर की तरह भी देख सकता है। तो बिल्कुल। क्या इंडिया के सिनेरियो में अगर आप एक्सप्लेन कर पाए इस पूरे टैरिफ में, अगर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता? सबसे पहले तो उन्होंने आज ही न्यूज आई है कि 90 दिन के लिए टैरिफ्स को पॉज कर दिया है। तो आज सुबह सुबह ही हम सब ने न्यूज पढ़ी कि 90 दिन तक अब ये टैरिफ किसी भी कंट्री पर लागू नहीं होंगे, शायद चाइना। सिवाय चाइना हाँ। के। तो चाइना के साथ तो उनका अपना ही चल रहा है, वो तो आई थिंक सेपरेट क्वेश्चन ही होना चाहिए, सेपरेट। जिसपे आई एम श्योर हम आएंगे। जी। लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए 75 कंट्रीज जिन्होंने उनको अप्रोच किया है नेगोशिएशन के लिए, उन 75 कंट्रीज के लिए उन्होंने 90 दिन तक पॉज कर दिया है, और ये कहा है कि 10% पर, लेकिन वो उनका बेस रेट पर सबको देना पड़ेगा। तो बेस रेट उन्होंने 10% पे सेट किया है सारी कंट्रीज के लिए। और अब ये कहा है कि 75 कंट्रीज जिन्होंने उनको अप्रोच किया नेगोशिएशन के लिए, उन्हें 90 दिन तक ये राहत मिलेगी कि उनके कंट्री स्पेसिफिक रेट्स जो अनाउंस हुए थे वो उन पर अब लागू नहीं होंगे 90 दिन तक, और उनको 10% पे 90 दिन तक देना पड़ेगा जब तक नेगोशिएशन नहीं होता। आप ये सोचिए कि भारत के लिए क्या स्थिति इस सब में बनती है। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो किस्मत है एज अ इकोनॉमी, वो बहुत क्लोजली अमेरिका से टाइड है। और उसका मेन रीजन है हमारी आईटी इंडस्ट्री। क्योंकि हमारी आईटी इंडस्ट्री, जो कि आज अगर आप बड़ी 5 आईटी कंपनीज देखें, उसकी जितनी एम्प्लॉयमेंट है वो अब इंडियन रेलवे से ज्यादा है। एक टाइम पे आपको याद होता होगा कि पूरी इकोनॉमी में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर इंडियन रेलवेज होता था। आज वो बिग 5 आईटी कंपनीज को अगर आप एडअप कर ले तो वो इंडियन रेलवे से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो इतने सारे युवाओं की नौकरियां, जॉब्स आईटी इंडस्ट्री से लिंक्ड है। और 75% इंडिया के एक्सपोर्ट्स आईटी के अमेरिका या अमेरिकी कंपनियों को जाते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा, मैं कहती हूँ, एक्सपोजर या डिपेंडेंसी, या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि अमेरिका भी इंडिया से डिपेंडेंट है, क्योंकि वो भी हमसे ये सर्विसेज ले रहे हैं। तो दोनों कंट्रीज का एक ये तालमेल और एक ये जॉइंट जो काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से, वो एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग है। और इंडिया के लोग इतने सारे वहां पर जाके भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके टेक सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम कर रहे हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल मैं आजकल यूज करती हूँ, परप्लेक्सिटी। उसके फाउंडर भी मतलब इंडियन ओरिजिन के ही हैं। और गूगल के सीईओ और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, तो मतलब ये तो आप देख ही रहे हैं कि वहां भारतीयों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है उनकी इकोनॉमी में और विश्व की इकोनॉमी में एक तरह से। तो आईटी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आज नंबर 1 प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। दूसरा सेक्टर जिसको प्रोटेक्ट करना उतना ही जरूरी है वो है एग्रीकल्चर। क्योंकि यूरोपियन यूनियन हमारे पीछे पड़ा हुआ है बहुत सारे सालों से कि आप एग्रीकल्चर को ओपन अप करिए, और इंडिया ने इस पर कभी भी असेंट नहीं दिया है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें उतना इरिगेशन नहीं है, उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी हमारे पास इतना वेयर विदॉल नहीं है। ऑफ कोर्स पिछले 10 सालों से एग्रीकल्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट हुए हैं, इरिगेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी क्लाइमेट चेंज का जैसे ही इम्पैक्ट आता है, ड्राउट पड़ता है, हमारे फार्मर्स के साथ क्या होता है, हमारे किसानों के साथ होता है, हम सबको पता है।
तो इस सिचुएशन में आप अपना पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर किसी फॉरेन कंट्री के लिए जो हमारे से बहुत दशक आगे है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, उनके लिए नहीं खोल सकते, ये फेयर भी नहीं है। तो दूसरी जो हमारे को इस सेक्टर को हमें प्रोटेक्ट करके चलना है, तो यहाँ पे हम टैरिफ नहीं रिड्यूस कर सकते और यहाँ हम बिल्कुल टैरिफ नहीं चाहते। ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके बाकी सेक्टर्स में हमें नेगोशिएशंस करने हैं कि हाँ, यहाँ हम कम करेंगे, यहाँ हम कम नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये दो मेरे हिसाब से वो एरियाज हैं जो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करके आगे चलना है। और जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि मोदी जी वेंट टू द यूएस, मतलब वो अभी मतलब टैरिफ के 2 हफ्ते पहले ही अमेरिका में थे। जब ट्रम्प जी ने अनाउंसमेंट्स करी तब भी उन्होंने मोदी जी की विजन को एक्नॉलेज किया और ये कहा कि मोदी जी सबसे एक वाइज लीडर हैं दुनिया के। तो ये जो चीजें हुई हैं इससे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, नेगोशिएशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है और हमारे पास नेगोशिएशन के अलावा कोई चारा नहीं है। हम चाइना की तरफ नहीं जा सकते, तो हमें अमेरिका की ओर ही रहना है और उनके साथ ही काम करना है, जैसे भी हैं थोड़े से मतलब वॉलेटाइल है, लेकिन काम हमें फिर भी अमेरिका के साथ ही करना है। हम मैम कहाँ पे उनसे किस किस सेक्टर में उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं जहाँ पे, क्योंकि ये दो बड़े सेक्टर अगर हमको इनको बचाना है और दूसरी बात ट्रम्प को मनाना भी है, उनको इसको बचाना है, उनको मनाना है, क्योंकि लाख चाइना हमारे इस वक्त बहुत क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। आए दिन उनके टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं नए नए। लेकिन इस परिस्थिति में हमारे पास वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर हम नेगोशिएट कर सकते हैं और चीजों को एक लेवल पे ला सकते हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारे पास सबसे बड़ा लीवर है डिफेंस बाइंग, क्योंकि डिफेंस मतलब एक बहुत बड़ा सेक्टर है अमेरिका में और उनको अपनी डिफेंस सेल्स की बहुत चिंता रहती है और वहाँ की डिफेंस कंपनीज पूरे दुनिया में सेल्स बढ़ाना चाहती हैं। तो डिफेंस में अगर हम अपना इंपोर्ट उनसे बढ़ाएंगे तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल रहेगा उनके लिए। दूसरा हम कर सकते हैं ऑयल, एक्चुअली ऑयल इंपोर्ट्स अमेरिका से भी कर सकते हैं। वो मैम हमारे लिए महंगा पड़ेगा? थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर हमें टैरिफ में राहत मिल जाती है तो फिर वो ऑन बैलेंस कॉम्पनसेट हो जाएगा। और वैसे भी हमें भी अपने ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, तो हमें भी सारे देशों से ऑयल खरीदना चाहिए और अमेरिका से भी खरीदना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और तीसरा ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी में, जहाँ पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इजाद अमेरिका में हो रही है, वहाँ हम ये चाहेंगे कि अमेरिकी और इंडियन कंपनीज साथ में मिलकर और इंडियन वर्कफोर्स को आगे अपना ग्लोबल वर्कफोर्स कंसिडर करके आगे काम करें, साथ में काम करें, तो उसमें पार्टनरशिप्स का बहुत स्कोप है। तो ऐसे बहुत सेक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बात हो रही है कि सेमीकंडक्टर्स की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग अब ताइवान से डाइवर्सिफाई होके, मतलब ताइवान में तो रहेगी लेकिन टैरिफ्स के बाद शायद वो अमेरिका शिफ्ट हो जाए। तो वहाँ पे भी इंडिया अमेरिका को सपोर्ट कर सकता है इस मैन्युफैक्चरिंग में, वर्कर्स भेज के और साथ में अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके भी। तो और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो इंडिया का है आज पूरे विश्व के लिए, जो सारे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन डिस्कशंस चल रहे हैं हर जगह, वो ये है कि इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है और सारी कंट्रीज आके आज इंडिया की मार्केट में सेल कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये बात नहीं कर रहे हैं। एज अ कंट्री इंडिया बहुत स्ट्रांग है। हम सबसे विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। हमारा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट है सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज में, इनफैक्ट सारी इकोनॉमीज में। तो इंडिया भी एक स्ट्रांग देश है और हमें भी ये कहना है कि हाँ, हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, आप आके बेचिए, आपको जो बेचना है, आप टेस्ला बेचिए, आप कोई भी ऑटोमोबाइल बेचिए, आप अपना पूरा सामान बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी आइए, आप भी हमारे साथ बिजनेस करिए। तो नेगोशिएशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया भी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस नेगोशिएशन में जाए और लेकिन ये ज़रूरी है कि हम ये नेगोशिएशन करें। मैम टेस्ला की बात की, अब सुनने में आ रहा था कि टेस्ला अपना पूरा हब इंडिया में भी बनाना चाह रहा है, लेकिन ट्रम्प ने साफ मना कर दिया उसको इस मामले में भी कि अगर आप टेस्ला या एलन मस्क वहां गए तो ये अच्छा नहीं होगा। तो ऐसी मतलब एक तरफ ट्रम्प ये कहते हैं कि भारत ग्रेट, मेरे मोदी जी ग्रेट फ्रेंड है, मोदी जी ऐसे हैं मोदी जी, लेकिन वो
इस लाइन के बाद में एक लाइन जरूर ऐड ऑन कर देते हैं कि भारत जो है बहुत टैरिफ लगाता है, भारत हमसे दशकों से वसूल रहा है, भारत हमसे ये कर रहा है, भारत हमसे वो कर रहा है। तो ये मैम अमेरिका का अगर हम हिस्ट्री देखें, चाहे वो वॉर को लेकर देखें या मैं ट्रेड वॉर को, तो एक उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। जब भी वो ऐसी सिचुएशन आई है तो अमेरिका का रुख पूरी दुनिया ने देखा है। तो इस समय जब हमारे साथ में ऐसी परिस्थितियां हैं, आप मस्क को रोक रहे हैं, आप हमारे ऊपर टैरिफ भी लगाते जा रहे हैं, आप तो ये क्या, ये दोहरा मापदंड जिसकी हम बात करें, ट्रम्प क्या करते हैं? मतलब इस समय तो हम जब दूसरी बार कार्यकाल में उनके ऐसे ऐसे स्पीचेस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिनको सुन के लगता है कि ये वास्तव में अमेरिका का ही राष्ट्रपति है जो इस तरह की बातें कर रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिकी लोग भी यही सोच रहे हैं। मतलब सी, हमें लगता है कि अमेरिका मतलब ट्रम्प, लेकिन ये बात गलत है। अमेरिका में बहुत सारे व्यूज हैं। अभी हमने इतना बड़ा इलेक्शन देखा, कमला हैरिस तो बिल्कुल और डेमोक्रेट्स तो बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, और रिपब्लिकन्स में भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद इन टैरिफ्स को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो वॉइसेस बाहर नहीं आ रही। तो जस्ट बिकॉज ट्रम्प सबसे ऊंचा बोलते हैं तो अभी सब उनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पूरे अमेरिका में हर शहर में प्रोटेस्ट्स, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन्हीं टैरिफ्स के अगेंस्ट, क्योंकि वहां के लोगों को भी समझ में आ गया है कि अगर आप इतने बड़े बड़े टैरिफ्स लगाएंगे तो क्या होगा। महंगाई तो अमेरिकी कंज्यूमर को ही सहनी पड़ेगी। सबसे पहले तो उन पर ही इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कोई भी एक्सपोर्टर सारा टैरिफ पूरा पास थ्रू कर देगा प्राइस में, तो प्राइस तो बढ़ेगी। अगर वो टॉयलेट पेपर भी इंपोर्ट करेंगे तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। और आप हम सबको तो पता ही है कोविड के दिनों से कि उनको अपने टॉयलेट पेपर से कितना लगाव है। तो सबसे ज्यादा पैनिक बाइंग अगर आप लास्ट 2 हफ्ते में देखें तो वो टॉयलेट पेपर की ही हो रही है। वो ग्रोसरीज खरीद रहे हैं जाके, इतना बड़ा बड़ा खाना मतलब अपने घर में पूरा स्टॉक पाइल कर रहे हैं कि पता नहीं अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि एक दिन में तो आपने टैरिफ लगा दिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो एक दिन में नहीं आ जाएगी ना आपके देश में। तो सिंपल बात ये है कि अमरीकी कंज्यूमर की आवाज हमारे पास आनी चाहिए, जो कि बहुत लाउडली कह रहे हैं कि हम नहीं मानते इसको, हम अपने प्रेसिडेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैम कई चीजें बढ़ती भी जा रही है, अंडे के रेट शायद वहां पर बहुत आसमान छूने लगे हैं अभी। 100% बढ़ गए हैं अंडे के रेट। हम 6 रुपए के 6 अंडे लेते हैं अपने अपने शॉप से, और वहां पर $60 में आपको अंडे नहीं मिल रहे हैं। तो मतलब अभी से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शुरू हो गया वहां शुरू पर, हो जिस गया चीज है। आप बता रही हैं, एक्सप्लेन करिए कि सबसे पहले जो ट्रम्प ये कर रहे हैं उन्हीं के देश में, क्योंकि अगर वास्तव में जो हम ट्रम्प चाहते हैं कि हमारी कंपनियां आए, हमारे यही प्रोडक्ट बने, हम बिल्कुल दूसरे देशों में डिपेंड ना हो, लेकिन उसके लिए भी एक प्लान होगा, कंपनी बनेगी, वहां पे लोग आएंगे, मैन्युफैक्चर होगा, लेकिन उस उतने बीच में वो पूरी जनता वहां पर सफर कर सफर रही करेगी। और आप ये सोचिए, आप अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, है। आज प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उन्होंने ये टैरिफ लगाए, जनता सफर कर रही है, जनता प्रोटेस्ट कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात हो रही है, जहां पे लोगों की आवाज सबसे ज्यादा मैटर करती मैटर है। करती है। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प फिर रहेंगे? क्या वो आगे चल कर रहेंगे? आप तो यही सोचेंगे ना एज अ मैन्युफैक्चरर। तो आप ये सोचेंगे अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प रहेंगे ही नहीं 2 साल बाद या 3 साल बाद या इवन 4 साल बाद, तो क्या ये वर्थ इट है कि मैं वहां जाके पूरी फैक्ट्री लगाऊं? फैक्ट्री लगाने का कॉस्ट कितना हाई रहता कितना है। हाई रहता है। लैंड का कॉस्ट अमेरिका में इतना हाई है, ऊपर से लेबर कॉस्ट इतना हाई है। आप पूरा ऑटोमेट कर दीजिए, सारे रोबोट्स ले आइए, तब भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हायर रहेगी डेवलपिंग कंट्रीज से। तो आज जो एक पूरा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम सेट था, मुझे अगेन मैं ये बार बार आई थिंक शो में कह रही हूँ कि मैं जब भी लॉजिक ढूंढने की बात करती हूँ तो मुझे वो लॉजिक दिखता ही नहीं है, क्योंकि अच्छी भली अमेरिका की इकोनॉमी 3 से 4% के ग्रोथ रेट पर जा रही थी। आप ये सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 4% पे भी अगर ग्रो करेगी तो वो कितनी ज्यादा ग्रोथ है। जॉब्स मिल रही थी लोगों को,
मतलब इतनी बड़ी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 50 साल के लो पे था लो पे था। अमेरिका में। इन्फ्लेशन स्टेबल थी। लोगों को एक्चुअली कोई मतलब जैसे यूके में एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस अभी भी चल रहा है, इन्फ्लेशन काफी हाई है। अमेरिका में इन्फ्लेशन स्टेबल थी। तो क्यों किया फिर मैन मेड इकोनॉमिक डिजास्टर? ये एक मैं कल कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें आ रहा था कि द मैडनेस थ्योरी, हाँ हाँ और हाँ वो हाँ निक्सन ने जिस तरह से हाँ। एक पागलपन में कि हमें ये फैसला करना है। और इसी तरह देखिए, अब हम लोग चाइना पे एक बार लौटते हैं बिल्कुल। कि चीन के पर 104% टैरिफ लगाया गया है। उसके बाद भी चीन ने भी रिप्लाई कर दी, कोई बात नहीं, हाँ हम आपसे लड़ेंगे, अब हाँ। आपसे ट्रेड वॉर। मैम, ये जो ट्रेड वॉर होगी, इसमें जो बाकी छोटे छोटे देश हैं या बिल्कुल बाकी जो और पूरा वर्ल्ड है, ये दो बड़ी शक्तियां तो भिड़ेंगी, लेकिन इनसे जो पावर निकलेगी, इनसे जो नेगेटिव वाइब्स आएंगी, वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रैक्ट करेंगी, परेशान कर, और इसी में हमारा इंडिया भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये ट्रेड वॉर क्यों कर रहे हैं ट्रम्प इनके साथ में, चाइना के साथ में? मुझे लगता है कि पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो चाइना ने बहुत ही अचीवमेंट्स करी हैं। अगर मतलब एक चीज है कि इंडिया और चाइना की टेंशन जो भी है, टेंशन, हाँ। लेकिन अगर आप सिर्फ चाइना की ग्रोथ देखें और उन्होंने जो अपनी पॉपुलेशन के लिए काम किया है, सिर्फ वो देखें, एक डोमेस्टिक लेंस से, हम्म। तो चाइना ने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना ने अपने देश में लोगों को पॉवर्टी से अपलिफ्ट किया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां बढ़ाया है, वहां पे वेजेस बढ़ी हैं। आज चाइना टेक्नोलॉजी में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एक लीड ले रहा है, इनोवेशन में लीड किया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए चाइना का, मतलब चाइना ने इतना ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, फैक्ट्रीज बनाई हैं, सब एकदम ऑर्डरली तरीके से होता है, वेस्ट मैनेजमेंट से लेके ड्रोन डिलीवरी तक। तो अ, मतलब ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया चाइना की इन अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज नहीं करती और प्रेज नहीं करती? हम्म। क्योंकि ये चाइना और इंडिया एक टाइम पे सेम पर कैपिटा इनकम पे थे, और चाइना ने कितना जल्दी प्रोग्रेस किया है। तो उनकी अचीवमेंट्स को कहीं ना कहीं आपको देख के, मतलब अगर आप अमेरिका हैं तो आपको कहीं ना कहीं देख के गुस्सा आ रहा है। हम्म। क्यों आप खुश नहीं हो रहे हैं कि दूसरा देश भी प्रोग्रेस कर रहा है, हम उनके साथ और ज्यादा काम कर सकते हैं, और ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, हम्म। और दोनों ग्रो कर सकते हैं? ये एटीट्यूड लेकिन आपको दिखेगा नहीं है अमेरिका में किसी भी गवर्नमेंट से। तो ये एटीट्यूड यही है कि अरे चाइना तो अब बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता हम्म। जा रहा है, मुझे थ्रेटन कर रहा है। तो बात सारी ये है कि दोनों देशों की फॉल्ट है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ अमेरिका की फॉल्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना को भी तो ऐसा लग रहा होगा ना कि जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, मुझे भी ज्यादा सीरियसली लिया जाए, हम्म। मुझे भी ज्यादा ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे यूएन में या वर्ल्ड बैंक में या एडीबी में, मुझे और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले। और उनको नहीं मिली, तब उन्होंने जाके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बना दिया अपना ही, और ब्रिक्स की ग्रुपिंग बनाई ताकि हम्म। एक फोरम हो जहां पर चाइना को भी एक इक्वल फुटिंग पे रखा जाए। तो मुझे ये लगता है कि अ, केवल चाइना की या केवल अमेरिका की गलती नहीं है, लेकिन ये जरूर एक नियो कॉलोनियल एटीट्यूड बहुत ज्यादा दिख रहा है वेस्टर्न पावर्स से ईस्टर्न जायंट्स की तरफ, कि जो चाइना का राइज है वो उन्होंने कभी भी डाइजेस्ट नहीं किया, हम्म। और उसकी वजह से आज हम इस सिचुएशन में हैं कि उनको दिख रहा है कि उनकी जो एक डोमिनेंस थी पिछले 50 साल 70 साल से, जो डोमिनेंस काफी केसेस में यूके और यूरोप के केसेस में तो डेफिनेटली कॉलोनियलिज्म से बनाई गई, हम्म। जो उन्होंने हमें कॉलोनाइज किया और इतनी सारी कंट्रीज को कंट्री। कॉलोनाइज करा, वो उनका हेड स्टार्ट वहीं से आया था। और आज वो हेड स्टार्ट एक चाइना जैसे देश ने क्वेश्चन करके खत्म किया है। तो बात सारी यहाँ पर आ जाती है, इन दी एंड बात सारी ईगो पे आ जाती है। ईगो, ईगो पे, और इतना बड़ा फैसला इनके तरफ से भी हो गया और उधर से भी उधर से भी हो हो गया। गया। तो मैम, ये क्या, ये चीजें कैसे बैलेंस होंगी, कुछ संभलने की उम्मीद है, या फिर अ, ये इंडिया को लेकर इसका क्या असर पड़ सकता है? हमारी जो बॉर्डर इश्यूज हैं चाइना के साथ, एक हमारे जियो पोलिटिकल टेंशन हैं,
चाइना के साथ, जिसकी वजह से एक इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट है इंडिया और चाइना के बीच में। दूसरा, अगर इकोनॉमिक साइड पे देखें तो इंडिया के इंटरेस्ट में है कि दोनों चाइना और अमेरिका को बैलेंस करके, जैसे हमारी हमेशा पॉलिसी रही है नॉन अलाइंड मूवमेंट। जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी तब भी इंडिया ने यही कहा था कि हम वॉर के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन हम किसी भी देश को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम वॉर चाहते हैं कि खत्म हो जाए। एक बहुत ही बैलेंस स्टैंड, जो कि शशि थरूर ने भी रिसेंटली रिकग्नाइज किया कि इंडिया का स्टैंड इतना बैलेंस्ड है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक दिन यूक्रेन और दूसरे दिन रशिया जा सकते हैं, और उनको दोनों जगह पे बहुत ही अच्छा वेलकम मिला। अब लेकिन इस ट्रेड वॉर में इंडिया ऐसा स्टैंड नहीं ले पाएगा, क्योंकि इस ट्रेड वॉर में बोथ अमेरिका और चाइना दूसरे छोटे देशों को इन अ वे फोर्स कर रहे हैं कि आप स्टैंड लीजिए, या तो आप हमारे साथ ट्रेड करिए और हमारे ट्रेड वाले ग्रुपिंग में आइए, या आप दूसरे इंसान के साथ करिए। तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि इंडिया को डेफिनेटली अमेरिका के साथ ही जाना पड़ेगा, अमेरिका के साथ ही नेगोशिएट करना पड़ेगा। लेकिन बहुत मुश्किल करा हुआ है अमेरिका ने ये नेगोशिएशन करना। और ऑन द अदर हैंड चाइना जो है वो बहुत ही एक ओपन ग्रुपिंग बना रहा है, और चाइना बहुत सालों से आरसेप के बारे में भी बात कर रहा है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और जो कि उनकी उस टाइम टेक ऑफ नहीं हुई थी, और अब ऐसे लग रहा है कि टेक ऑफ हो जाएगी बिकॉज काफी कंट्रीज इंटरेस्टेड है। और जापान और साउथ कोरिया, जो कि ट्रेडिशनली अमेरिका के पार्टनर्स रहे हैं रीजन में, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो चाइना के साथ काम करेंगे। तो आप ये सोचिए कि वर्ल्ड ऑर्डर एक तरह से पूरी तरह से शेक हो रहा है। और मुझे ये बहुत खुशी है कहने में कि इंडिया ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टैंड लिया है सब में, कि सबसे पहले तो हम सबसे बात कर रहे हैं, हम सबसे नेगोशिएट कर रहे हैं। और मैं अभी 2 दिन पहले ये कॉन्फ्रेंस में थी जहां पर ये डिस्कस हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो लीड लेगी, एक एजेंसी, सिंगल एजेंसी इंडिया की तरफ से सारी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस करेंगी ट्रेड की। और दूसरा कि म्यूचुअली रिकग्नाइज्ड अग्रीमेंट्स का एक रास्ता निकाला गया है कि इंडिया और बाकी देश बायलैटरल अग्रीमेंट्स ज़्यादा साइन करेंगे, ताकि इंडिया अपने ट्रेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और बाकी कंट्रीज को भी एक मौका दे सके कि हमारे साथ ट्रेड करिए। तो अपनी तरफ से मुझे लगता है इंडिया के लिए ये स्टैंड बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि हम अपना ट्रेड बढ़ाएं उन देशों के साथ जो हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, और अमेरिका के साथ अपना नेगोशिएशन करते रहे, अपने उसको काम जारी रखें। लेकिन मैम एक चीज और समझने की जरूरत है कि जैसे अमेरिका ने कई ऐसे देशों में भी टैरिफ लगाया जहां पॉपुलेशन ही नहीं है, वहां पेंगुइन्स है। अब कल मैं एक बड़ा अच्छा जोक पढ़ रहा था कि अब उन कंट्री में खाली कोई है ही नहीं है। तो क्या जब जिस समय मैम ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ट्रम्प जब कोई फैसला लेते होंगे तो उनके यहाँ भी कोई प्लानिंग कमीशन, कोई लोग होते होंगे, अधिकारी होते होंगे, टॉप ऑफिशियल्स होते होंगे, तो वो बताते होंगे कि नहीं सर यहाँ पे तो पॉपुलेशन ही नहीं है, यहाँ पे मत मत लगाइए टैरिफ, कोई मतलब नहीं, आपसे समुद्र है, बढ़िया अच्छा अच्छा सीन्स हैं जी, पेंगुइन घूमते हैं यहाँ पे, फिर भी वो उस काम को करते हैं। ये मैम पूरे वर्ल्ड के लिए इस तरह के डिसीजन कितने खतरनाक हो सकते हैं। और चूंकि देखिए आपने रसिया यूक्रेन में वॉर जब से हुई, मिडिल ईस्ट पूरी तरह से, ईरान हो चाहे इसराइल हो, हिजबुल्लाह, सब आपस में लड़ रहे हैं, वहां पे वो सब तनाव जारी है और उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड को पड़ रहा। और अब ये नया ट्रेड वॉर शुरू हुआ, ये बिल्कुल डायरेक्ट सारी कंट्रियों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ट्रम्प के ये फैसले, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, इमिग्रेशन को लेकर हो, कुछ भी हो, वो कितने एग्रेसिव हैं, और क्या एक वर्ल्ड लीडर को ऐसे फैसले लेना चाहिए या कुछ इसमें विचार करने की आवश्यकता है? इसको मैं एक्चुअली डिफरेंटली आंसर करूंगी। अगर आपको याद होगा तो जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था कमला हैरिस और ट्रम्प का, तो सब लोग सोच रहे थे कि कमला हैरिस का एजेंडा क्या है, और सब ट्रम्प की तरफ होते जा रहे थे। तब ट्रम्प ने ये सारी बातें कही थी कि मैं करूंगा, मैं टैरिफ लगाऊंगा। उन्होंने हर इलेक्शन रैली में बोला था मैं इमिग्रेशन पे क्रैकडाउन करूंगा, हर इलेक्शन रैली में बोला था मैं वॉर्स को एड्रेस करूंगा। हुआ नहीं वो उनसे उतना ज्यादा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से ही लड़ पड़े।
लेकिन जो जो उन्होंने अपनी इलेक्शन रैलीज में कहा था कि वो करेंगे, वो एक्चुअली एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। और लोगों ने ये चीज जान के उनको वोट किया। वोट किया है। और अगर आपको याद होगा उस टाइम पे भी हम ये पूरी चीज कवर कर रहे थे, सारे वोटर्स जो ट्रम्प के फेवर में थे उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी पे वो बहुत अच्छा करेंगे, हम्म। इकोनॉमी पे उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वो जॉब्स लेकर आएंगे। हम्म। अब नतीजा आपके सामने है कि क्या आएंगी जॉब्स, कि और जॉब्स लॉसेस होंगे। और वो ये करने की आज भी पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आएगी, बाकी देशों की जॉब्स जाएंगी। जीरो सम है ये। अगर 30,000 जॉब्स लेसोटो में जाएंगी, एक कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम 906 डॉलर है, $916 है, $916 पर ईयर उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम है। और अमेरिका का पर कैपिटा इनकम है $82,000 पर ईयर। तो $82,000 वाली कंट्री ने 50% टैरिफ लगाया है आज $900 वाली कंट्री पर। क्यों? क्योंकि उसने वहां पे प्रॉमिस किया था कि मैं वहां जॉब्स लेके आऊंगा। ये 30,000 जॉब्स जो डेनिम वर्कर्स की वहां पे है, वो जॉब्स जाएंगी वहां पे। उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते हैं जॉब करने के लिए। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल ट्रेड लिंकेजेस जो हम बोलते रहते हैं बड़े बड़े वर्ड्स, यही तो है लिंकेज कि जिसको वहां पे $900 से कम मिल रहे हैं पर ईयर, वो उसको बेच रहा है 82,000 वाले को। उसको सोचिए आप कितना, उसकी सैलरी कितनी होगी। तो इस तरह के जॉब्स तो अमेरिकन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि मैं अपनी कंट्री को और विश्व को आगे कैसे लेके जाऊं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सबके लिए हो। सब। ये नहीं कि जॉब रिप्लेसिंग, मतलब उससे नई जॉब्स आए। टेक्नोलॉजी को लेके, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को और कैसे बढ़ाएं, रेन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ाएं। इतने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं विश्व में, इनको सॉल्व कैसे करें अमेरिका की लीडरशिप के अंडर। लेकिन उनकी वो विजनरी लीडरशिप नहीं है। वो डिस्ट्रॉय करके वहां रिक्रिएट करना चाहते हैं। मैम, बहुत सारे जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो बहुत डरे हुए हैं तमाम सोशल मीडिया पे। और इस समय बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आ गए हैं जो गलत जानकारी और ऐसे ऐसे अपने आप को इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, यूट्यूब में एक फेक नैरेटिव सेट कर दिया, जिनके पास ना प्रॉपर स्टडीज है, ना उनको वर्ल्ड के सिनेरियो से मतलब है, लेकिन एक सामने आके और लोगों को बरगला रहे हैं। और चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिसको बहुत ज्यादा बिजनेस, वर्ल्ड ट्रेड, ये सब के बारे में शब्द सुने हो सकते हैं, लेकिन इनको डीप नॉलेज नहीं है। नहीं। और वो उसमें पैसा लगा रहे हैं, फंस रहे हैं उनके रोज उनको। तो मैम, ऐसी आप इसको एक्सप्लेन करो कि कब हालात ठीक हो सकते हैं, कैसे हालात ठीक हो सकते हैं। इंडिया का जो मार्केट है उस पे क्या सही समय है, और किस तरह से अमेरिका का जो ये पूरा टैरिफ का चल रहा है, इससे उन लोगों को क्या नुकसान ना हो, और वो लोग उस फिनेंशियल जो उनकी स्थिति उसको वो बरकरार है, मतलब बिगड़े ना उससे ज्यादा। बिल्कुल। सो मेरा ये एडवाइस रहेगा सबसे पहले कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अगले 6 से 8 महीने में, तो आप प्लीज एक प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजर या प्रोफेशनल एडवाइजर के साथ उसके अंडर ही करें। क्योंकि आपने शायद स्टॉक मार्केट उतनी स्टडी नहीं करी होगी, ट्रेंड्स नहीं देखे होंगे, या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स नहीं देखे होंगे। बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं आज मार्केट में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी हैं, आप फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा रख सकते हैं। तो अपने पैसे को सेव गार्ड करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप एक एक्सपर्ट के पास जाएं जो एक एक्चुअल सर्टिफाइड फिजिकल एक्सपर्ट हो, और उनसे एडवाइस लें और उनके एडवाइस के अंडर ही इन्वेस्टमेंट करें। मुझे ये सबसे बेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस, सिंपल एडवाइस मैं सबको देती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टॉक मार्केट में। मतलब मैं मैक्रो ट्रेंड्स देखती हूँ, लेकिन कौन सा स्टॉक कितना ऊपर नीचे जाएगा शायद मुझे भी नहीं पता हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ सेक्टर लेवल और मैक्रो इकोनॉमी को देखती हूँ। लेकिन क्या टाटा मोटर्स इम्पैक्ट होगा या नहीं, ये इसके ऊपर जैसे बहुत बात चल रही है,
क्योंकि टाटा मोटर्स का नियरली 33% एक्सपोर्ट वो अमेरिका के अमेरिका। लिए है और उसने पॉज लगाया हुआ है, अब उसने शिपमेंट पॉज कर दिया है। तो ये सारे सिचुएशंस एक एक्सपर्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली स्टडी करते रहते हैं। तो बेटर है कि आप एक्सपर्ट के साथ काम करें, वेल्थ एक्सपर्ट के साथ काम करें या इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के साथ काम करें, और दैट इज द बेस्ट वे कि आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी को बचा के चल सकते हैं इस बहुत ही टर्बुलेंट टाइम में। मुझे नहीं लगता है कि जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेसिडेंट हैं वॉलेटिलिटी कम नहीं होने वाली है, और स्टॉक मार्केट्स को वॉलेटिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए इतना ज़्यादा एग्जिट हो रहा है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि यार इस ऊपर नीचे से तो अच्छा है थोड़ा रिटर्न कम ही हो जाए लेकिन एटलीस्ट पैसा हाँ, सेफ पैसा रहे। सेफ रहे। तो ये बहुत रियल कंसर्न है किसी भी आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत रियल कंसर्न है। मैं खुद अपने हस्बैंड को कल यही कह रही थी, क्या कर रहे हो तुम, क्या है ये तुम्हारा ग्रो अकाउंट, वो अकाउंट, जो भी अकाउंट है बंद कर दो सब। एक एक अनिश्चितता वाली वो इफ एंड बट वाली स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। मैम 2008 में रिसेशन टाइम, पूरा जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था, लेकिन इंडिया के हालात तब भी सब मुल्कों से बेटर थे। क्या अभी हम फिर मंदी की ओर बढ़ सकते हैं, या पूरा वर्ल्ड में ऐसे सिनेरियो बढ़ सकते हैं? क्योंकि कल ऐसे ही मैंने एक एक्सप्लेनर वीडियो किया, उस पर मैक्सिमम जो कमेंट थे वो उसमें वो यही थे, वो कह रहे थे सर आप प्लीज एक्सप्लेन करिए कि क्या मंदी आ सकती है, क्या आईटी सेक्टर में जॉब जा सकती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है ये हमारे। और उसमें बच्चों ने ये भी लिखा था कि मैं बीटेक के थर्ड ईयर में कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए मेरे कैंपस सिलेक्शन नहीं होगा? तो जो क्योंकि ये आज से पहले शायद टैरिफ पे इतनी चर्चा, मैम मुझे जर्नलिज्म में नहीं 8-9 साल हुए नहीं हुई है। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम टैरिफ पर इतनी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों के पास में आ रहे हैं ताकि हम एक बेहतर प्रोडक्ट जो है, एक जानकारी दे पाए। या तो उसमें ये है कि अब लोग ये कह रहे हैं भाई मंदी आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। तो क्या ये अभी सोचना या अभी से इसका आकलन करना सही है? क्या गवर्नमेंट इस चीज को वॉच करने लगी होगी और इस पर हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स काम कर रहे होंगे? तो इस चीज की आहट है या नहीं है? मुझे लगता है कि ये सही टाइम है मंदी के लिए प्रिपेयर करने का, और आई नो कि ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन प्रिपेयर करने में कोई हर्ज नहीं, हर्ज नहीं है। क्योंकि हमें डिफरेंट सिनारियोज पे काम करना है। सबसे पहली बात है कि हम ये समझें कि मंदी क्या होती है। क्या होती एग्जैक्टली? तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये है कि अगर आपके 3 क्वार्टर्स में आपका जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो जाए, उसे हम रिसेशन या मंदी कहते हैं। इंडिया में ऐसा रिसेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट आज, अगर आपको याद होगा 2 साल पहले 7 से 8% के बीच में था, अब थोड़ा सा स्लो होके वो 6 to 7% है। और अभी ही एशियन डेवलपमेंट बैंक की कल ही रिपोर्ट आई है जिसने उसको 6.7% पे प्रोजेक्ट किया है इस साल के लिए 2025-26। तो अगर मंदी आती भी है विश्व में, तो इंडिया में उसका ये इम्पैक्ट होगा कि हमारा ग्रोथ 6% से और कम, थोड़ा कम थोड़ा सा होके कम चाहे होता है। 4.5-5 ऐसा कुछ, ऐसा हो जाए। मतलब 4-4.5 से कम तो होने का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा नेचुरल ग्रोथ एक Natural। मोमेंटम पे चल रहा है। और हमारे जो टियर 2 टियर 3 टाउन्स हैं वहां पर इतना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है आज, इतना बाइंग हो रहा है आज, कंजम्पशन इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग है, और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। हमारा खुद का पॉपुलेशन इतना लार्ज है कि अगर ट्रेड पूरी दुनिया से बंद भी हो जाए तो हम अपने आप में ही इतना ट्रेड करते हैं, मतलब डोमेस्टिक स्टेट्स के बीच में, और इतना काम चलता है कि 4% और 4.5% से कम तो मतलब कोई सवाल ही नहीं। मैं कह रही हूँ वर्स्ट केस सिनारियो। वर्स्ट केस में, हाँ। लेकिन जो मेरी प्रिडिक्शन है कि वो मतलब 6 पे अभी हम हैं, शायद हम 5.5 या 5 पे लैंड करेंगे अगर ये चीजें सॉल्व नहीं सॉल्व होती। नहीं होती तो नहीं तो हम 6 से 7 के बीच में ही चलते रहेंगे, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है 6.7%। तो मंदी की हालत भारत में अभी बिल्कुल नहीं आने वाली। दूसरी, विश्व में क्या मंदी हो सकती है? तो मेरे हिसाब से चीन में मंदी भी नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे भी ग्रोथ रेट काफी हाई है।
3 से 4% पे वो भी ग्रो कर रहे हैं, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, और पॉपुलेशन उनका भी इतना बड़ा है, प्लस उनके बहुत सारे ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं छोटे छोटे एशियन देशों के साथ और अफ्रीकन देशों के साथ भी, जहां पर उन्होंने बहुत बड़ी प्रेजेंस अपनी बनाई हुई है और उनके साथ उनके स्ट्रेटेजिक ट्रेड अग्रीमेंट्स भी हैं। तो चीन में भी नहीं होगा। सबसे बड़ा जो कैंडिडेट है मंदी का अमेरिका अमेरिका ही है, अमेरिका क्योंकि उनके लिए आप सोचिए कितना मुश्किल है। टैरिफ लगा दिए 50%, 60%। लोगों ने या तो उनको पूरा पास थ्रू करके, मतलब बहुत हाई कॉस्ट पे चीजें बेचनी, या फिर बेचना ही बंद कर देना है। तो अगर बेचना ही बंद कर देना है और उनके पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आज नहीं है, तो फिर कंजम्पशन डिमांड गिर जाएगा। कंजम्पशन गिरेगा तो बाकी सारे सेक्टर्स इकोनॉमी के गिरने शुरू हो जाएंगे, कि इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। और ये इसके ऑफ कोर्स नॉक ऑन इफेक्ट्स पूरे विश्व में होंगे, क्योंकि एक बारी अमेरिका का कंजम्पशन कम हुआ तो जो सारे नए इन्वेस्टमेंट के प्लान है, कोई नई फैक्ट्री लगाना, कोई नया बिजनेस खोलना, अगर वो बिकेगा ही नहीं अमेरिका में, जो कि आपका सबसे बड़ा ग्लोबल बायर है, तो फिर आप कहेंगे ठीक है यार, फिर मैं ये फैक्ट्री क्यों लगा रही हूँ जब मेरी इस फैक्ट्री की यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रही है। तो फिर जॉब्स जाएंगी, नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स रुकेंगे और पूरे विश्व में फिर ये थोड़ा 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 इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मंदी जो एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन है रिसेशन का, वो सबसे ज्यादा लाइकली अमेरिका में ही है। और गोल्डमैन सैक्स, जो कि एक बहुत बड़ा विश्व का ग्लोबल बैंक है, उसने रिसेशन का प्रोबेबिलिटी अमेरिका में 45% पे लगाया, कि मतलब कि मोस्ट लाइकली अमेरिका में रिसेशन हो जाएगा। और वर्स्ट बात यह है कि रिसेशन तो होगा ही, लेकिन साथ में कीमतें भी, इन्फ्लेशन भी होगा, महंगाई भी बढ़ेगी। तो इसे हम कहते हैं एक टर्म कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, कि आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेट कर रही है लेकिन आपके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इसको डील करना इकोनॉमिक्स में सबसे डिफिकल्ट स्टैगफ्लेशन है। और इसको डील करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए, गवर्नमेंट जाके चीजें खरीदे ताकि, और उसके साथ में इन्फ्लेशन भी मैनेज करे। लेकिन अगर अमेरिका की गवर्नमेंट ने ही ये स्टैगफ्लेशन क्रिएट किया है, तो क्या वो ऐसा मेडिसिन अप्लाई करेंगी? खुद ही ने जब उस रोग को पाला है तो अब उसका इलाज कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। तो ये बहुत, मतलब आप जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया ना, अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस तरह से ये पूरा जो इकोनॉमिकल हमारा सीन चल रहा है वो किस तरफ चल रहा है। दूसरी खास बात ये है कि जो कि मैम ने अभी बताई कि भारत के अंदर जो सवाल थे तमाम, उनके जवाब ये है कि मंदी अभी आने की संभावना नहीं है। हाँ, जो अगर कहीं पे है तो वो अमेरिका है। अगर वर्ल्ड में कभी भी ऐसा कुछ हालात बनते हैं तो कुछ इम्पैक्ट, चूंकि हम लोग भी उस वर्ल्ड का एक बड़ा हिस्सा है, तो वो जरूर पड़ सकता है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम सवालों को, जितनी बहुत पेचीदे सब्जेक्ट है ये, मेरे लिए भी क्लास जब से मैंने ये बिजनेस पढ़ता था तो मतलब एक लगता था बहुत हैवी सब्जेक्ट, मैथ से भी, मैथमेटिक्स से भी कठिन कठिन सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत डीप। इसमें आप अनफैक्चुअल कुछ नहीं बोल सकते, बिल्कुल। अब पॉइंट 1 पॉइंट 2 में ही सारा कुछ खेल हो जाना है। तो उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से आसान शब्दों में समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। फिर किसी नए मेहमान के साथ में एनबीटी पॉडकास्ट में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।